नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करेंगे। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। हमारे साथ नवनीत दमानी जी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग से। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करें। आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक हम लेने की कोशिश करेंगे। आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हैंडल हो, यहाँ पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात आज कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर तेजी बरकरार है। शुरुआती तेजी अब भी बरकरार है। $112 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। जिस तरह से अब यूएस के बाद यूरोपियन यूनियन से भी ऐसी खबरें आ रही कि यूरोपियन यूनियन भी रूस के तेल गैस पर पाबंदी लगा सकता है। ये एक बड़ी खबर हो सकती है। और रूस के रिप्लेसमेंट के लिए अभी मार्केट में इस तरह की स्थिति नहीं है कि रूस के रिप्लेसमेंट को पूरा कर सके। फरवरी के आंकड़े आपके सामने हैं। ओपेक प्लस के नंबर जिस तरह से दिखे, उनके प्रोडक्शन के नंबर जिस तरह से आए हैं, वो कोटा से 10 लाख बैरल रोजाना कम है। यानी उत्पादन बढ़ाने में जितने भी बड़े उत्पादक हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में इस रिप्लेसमेंट की भरपाई कैसे होगी? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने साफ कहा है कि हाँ, जितने भी बड़े कंज्यूमर्स हैं उनको अपना कंजम्पशन कम करना होगा। अगले 3 से 4 महीने में अगर कंजम्पशन नहीं कम करेंगे तो डेफिसिट की स्थिति यहां पर हो सकती है। चलिए नवनीत दमानी जी से जानते हैं। नवनीत जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में जिस तरह का माहौल बन रहा है, आपको लग रहा है कि यहां से तेजी और भी ज्यादा आने वाली है और वापस से ब्रेंट क्रूड का भाव $130-140 के आसपास जा सकता है? विश्वमोहन जी, पहले तो मुझे लगता है कि ये वापस 130-140 लाने के लिए बहुत नए ट्रिगर्स है, बहुत नए कैटलिस्ट चाहिए, जो कि फिलहाल बाजार की स्थिति नहीं वारंट कर रही है। वॉर प्रीमियम जो होता है वो काफी हद तक पहले दूसरे दिन ही काफी अनहोनी को एक्सपेक्ट करके फैक्टर इन कर लेता है, जो लार्जली प्ले आउट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से 100-110 डॉलर के आसपास फिर से जाए और वहां पे कंसोलिडेट हो, ये स्वाभाविक है। बट $140 फिर से अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, हमने एक बहुत मेजर करेक्शन देखा था। ₹10,000 से करेक्ट होके क्रूड लगभग 7100 रुपए तक आ गया था, और उसका ही रिट्रेसमेंट या पुल बैक हम फिलहाल देख रहे हैं। मेरे हिसाब से टिकाऊ तेजी नहीं है। वापस 200 से 300 रुपए यहाँ से भी और ऐड कर सकती है, बट वहां पे थोड़ा करेक्शन या डिस्काउंटिंग फिर से हो जाएगा और वापस से करेक्टिव मोड में आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप डिप पे बाय करके चल सकते हैं। 81-8150 के आसपास 7900 का स्टॉप लगाए, 8500 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, यानी नवनीत जी की राय साफ है। उनको लग रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। $1-2 और तेजी यहाँ से दिखे, उसके बाद वापस से यहाँ पर कमजोरी आ सकती है। सचिन, टेक्निकली आपको कैसा लग रहा है मार्केट यहाँ से? क्या आपको भी लग रहा है कि अब रेजिस्टेंस लेवल के आसपास जा रहा है, कोई नियर टर्म रेजिस्टेंस के बाद वहाँ से आपको लग रहा है कि बिकवाली बढ़ेगी और वापस से नीचे आएगा बाजार? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। देखिए, अगर टेक्निकली बात करें तो हमें लगता है कि ये तेजी जो है अभी थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकती है। हायर साइड में 8450 8500 तक के लेवल्स जो है वो टेक्निकली जो है बेसिकली क्रूड ऑयल टेस्ट कर सकता है। तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे रखना चाहिए। 8130 8150 के आसपास अगर क्रूड के प्राइसेस मिलते हैं तो वहां से बाय इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में 8050 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और अप साइड हमें लगता है कि 8300 8350 तक के टारगेट्स इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन की हम बात करें तो हमें लगता है एक बार 8500 तक के लेवल्स जो है वो क्रूड टेस्ट कर सकता है। सचिन जी का। चलिए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले गोल्ड की चाल देख लेते हैं। आज काफी एक रेंज में कारोबार हो रहा है। नवनीत जी, गोल्ड में क्या लग रहा है अब आपको यहां से? नवनीत जी, गोल्ड पर नवनीत जी, गोल्ड पर आपकी राय जानना चाह रहा हूं। क्या लग रहा है आज बेहद ही टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है, क्या करना चाहिए यहां पर? जी, मुझे लगता है कि गोल्ड में जो मोमेंटम है वो पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा सुस्त या थोड़ा सा करेक्टिव मोड में रहा है, पर लास्ट 2 दिनों में थोड़ी सी फिर से तेजी वापस लौटते हुए नजर आई है। मेरे हिसाब से मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, और पुल बैक आपको फिर से 52,000 के स्तर तक ले जा सकता है। तो मैं 51,400 51,500 के रेंज में बाय करने की स्ट्रेटेजी दूंगा। 51,100 का स्टॉप लगाइए, 51,900 तक के भाव फिर से देखने मिल सकते हैं। जिस तरह से क्रूड में पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है, जिस तरह से वापस रिस्क प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, काफी सारे सैंक्शंस बाकी सारे देशों से भी रशिया को मिल रहे हैं, उस तरफ से एक पॉसिबल नीजर रिएक्शन या पॉसिबल रिएक्शन प्राइसेस को वापस 52,500 के ऊपर भी ले जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में दोनों ही में आपको 500 से 1000 रुपए के अपसाइड जल्दी देखने मिल सकता है।
चलिए कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। कई दर्शक सवाल लगातार व्हाट्सएप कर रहे हैं। धन्या नेश्वर हैं जालना से, चांदी खरीदने का सही वक्त है क्या? सचिन जी क्या लग रहा है, चांदी खरीदने का सही वक्त है क्या ये? पहले अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं तो हमें लगता है कि एक बार थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक स्मॉल सा डिप यहाँ से 1500 से 2000 पॉइंट का अगर मिलता है तो वहां से एक बार बाइंग की पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। डाउन साइड में हमें लगता है एक बार 66,000 66,500 के लेवल्स जो है वो बेस्ट रहेंगे बाइंग प्रोस्पेक्ट से लॉन्ग टर्म के लिए। तो वहां उन लेवल्स पर अगर चांदी मिलती है तो बाय डेफिनेटली किया जा सकता है। फॉर द लॉन्गर टर्म टारगेट यहाँ पर हमें लगता है कि एक बार 7200 7300 तक के टारगेट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक हैं पवन है कानपुर से, नेचुरल गैस पर राय जानना चाह रहे हैं। नवनीत जी क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में, इंट्राडे की रणनीति क्या देंगे इनको? वेल नेचुरल गैस लास्ट करीब 20 दिनों से 330 से लेके धीरे बढ़ते 375 के आसपास तक आ चुका है। मेरे हिसाब से करंट अंडरलाइन ट्रेंड जो दिखा रहा है वो 8 से 10 रुपए की और बढ़त दिखा रहा है, और उसके ऊपर ट्रेंड डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है फिलहाल की स्थिति में। फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव या सपोर्टिव नहीं है, बट फिलहाल टेक्निकल पैटर्न ये इंडिकेट करते हैं कि 385 का भी स्तर देखने मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, जब तक 368 डाउन साइड पर नहीं टूट जाता 385 की पॉसिबिलिटी बहुत लार्जली पॉसिबल है। चलिए अगले दर्शक हैं चेतन हैं इंदौर से, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या चांदी आज शाम के सत्र में 69,000 रुपए तक जा सकती है क्या? नवनीत जी कोई चांसेस लग रहा है क्या चांदी 69,000 छुएगी आज? वेल विष्णु जी, आज कोई ऐसा कोई खास ट्रिगर नहीं है या आज कोई ऐसा मार्केट डेटा पॉइंट नहीं है जो चांदी को आज की आज ऊपर ले जाए। तो मेरे हिसाब से ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि आज की आज जा सकती है, बट हाँ 2-4 दिन 5 दिन के अंदर चांदी आपको जरूर 69,000 के ऊपर के स्तर दिखा सकती है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी से लॉन्ग रहना वो ज्यादा सही सलाह रहेगी, रादर देन आज की आज चांदी 69,000 हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं कॉटन की, जहां पर अच्छी खासी तेजी दिख रही है। एनसीडीएक्स कपास में भी तेजी है, एमसीएक्स कॉटन तो अब 40,000 के करीब पहुंचता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राकेश राठी साहब हैं जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं इंडियन कॉटन एसोसिएशन बठिंडा से। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर कॉटन में जिस तरह की तेजी वापस से शुरू हो गई, क्या लग रहा है किस तरह के भाव आने वाले समय में दिख रहे हैं आपको यहाँ से? क्योंकि फिजिकल शॉर्टेज है और क्रॉप छोटी है, इंटरनेशनल बाजार भी तेज है। ओके। और इसके अलावा क्या है सर, बेसिकली अभी डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी तो ही ये बाजार में जाके बाजार घटेगा। जब तक डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं होती है तो दिक्कत ही रहेगी। तो डिमांड डिस्ट्रक्शन के लिए जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है भी कॉटन तेज रहे और यार्न के बाजार रिलेटिवली ठंडे रहे, तो फिर जो है स्पिनर जो है वो अपनी कॉटन की कंजम्पशन कम करेगा। उसके बाद में ही जो है वो मंदी का माहौल बनेगा। जब तक स्पिनर डाइवर्ट नहीं होता या प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी कम नहीं करता तब तक ये प्रॉब्लम तेजी वाली चलने वाली ही है जी। ओके सर, इंटरनेशनल सिनेरियो की आप बात कर रहे थे, तो किस तरह की सप्लाई और वहाँ ग्लोबल जो प्रोडक्शन है वहाँ के किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं अब कॉटन में? सर ये जो इंटरनेशनल में तेजी का मेन कारण क्या है, बड़े अमाउंट में अंदाज करीबन 9.5-95 लाख गांठ जो है वो न्यूयॉर्क के ऊपर जो है अनफिक्स की सेल पड़ी है। तो वो एक बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है। उसको देखते हुए जो स्पेकुलेटर्स है वो अपनी लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहे हैं और अल्टीमेटली वो जो शॉर्ट सेल वाले हैं वो ट्रैप हो गए हैं इसमें। जब तक ये सौदा नहीं कटता तब तक एटलीस्ट ये 20-22 अप्रैल तक तो बाजार तेज रहेगा, क्योंकि उनको सौदा काटना पड़ेगा जो अनफिक्स सेल वाले हैं, तो जाके कोई थोड़ा सा वहां पे कूल डाउन हो सकता है। दूसरा ये भी है, पिछले दिनों में चाइना ने जो है वो अपना कोटा इशू किया है और एक वहां पे ये बात भी आ रही है कि टेक्सास वगैरह के एरिया जो कि अमेरिका का बड़ा कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है वहां पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन भी बन रही है। परंतु उसका मैं अभी ज्यादा इफेक्ट नहीं देखता, क्योंकि अगर ये ड्रॉट लाइक सिचुएशन अगर बनती है तो उसका इफेक्ट बजाय मई और जून के वायदे के बजाय उसका जो असर वो ज्यादा दिसंबर के वायदे पे आएगा। एमसीएक्स की अगर बात करें तो क्या लग रहा है कौन से लेवल इस हफ्ते देखने को मिल सकते हैं? क्या 41,000 तक का लेवल आपको लग रहा है कि आने इस हफ्ते ही दिख जाएगा एमसीएक्स पर?
सर ये क्या है कि अभी तेज ये सब स्पिनर को घबराहट है, उसके पास रुई नहीं है जी। अब जिस भाव में लेगा। और दूसरा क्या है, अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको षड्यंत्र, हालांकि ये पता लग गया था भी कॉटन की शॉर्टेज है, वो किस इम्प्रेशन के अंदर जो है उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी स्क्रैप नहीं की है, तो उसकी वजह से एक जो है वो शॉर्टेज के अंदर और शॉर्टेज बन गई। नहीं तो करीबन उम्मीद ये थी भी 20-25 लाख गांठ जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी, तो हमारे यहाँ जो कॉटन की शॉर्टेज है उसकी प्रॉब्लम मिटिगेट हो जाएगी। फिलहाल बाजार तेजी रहना चाहिए सब, जब तक से तेजी रहेगा कॉटन का। शुक्रिया राकेश राठी साहब, वापस से आपसे बात होगी। आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं सीआई के इवेंट में, सीधे वहीं चलते हैं। Mr. Munjal, Sanjeev Bajaj, ladies and gentlemen and members of the National Council of CII, members who are present here, and I can see some of them participating through the virtual mode, and they can be seen on the screen. Now, I'm actually delighted to be here this afternoon because perhaps this is the first public interaction I'm doing in the physical mode after the pandemic. I don't know whether it is right to say after the pandemic, but hopefully I'm right and we will not see a recurrence of the kind of recurrences we have seen over the last 2 years. In fact, it is exactly 2 years today that we complete the first, experimental or the trial lockdown, a single day lockdown which was observed on March 22nd, 2020. It was a Sunday. And I was just checking the calendar on the way, and I found that, today we are exactly 2 years, 21st March. And in last 2 years, the world has gone through a massive amount of transformation. And thanks to the developments which are now happening around Ukraine, I think the entire world is experiencing a great degree of transformation. COVID, followed by the geopolitical crisis which has now come up around Ukraine. Technology has changed during this entire period. When the lockdown was introduced, I think there was a lot of apprehension how businesses, how government offices, and how various functions will go on in the economy. But thanks to technology, I think everything moved, and within a matter of weeks, the businesses got adjusted to it. COVID protocols were developed in our lives, in businesses, in any place which involved a congregation of more people. Even the marketing, the retail marketing also underwent substantial change. Business methods, business models have changed. COVID has produced a substantial impact on lives, livelihood, economies, and geopolitics. And economies and geopolitics, life and livelihood have also been impacted by the crisis now around Ukraine. Now, what I propose to do today is that I wish to speak for about 15 minutes or so, and I would like to just touch upon the RBI's approach during this entire period, and then come to the current situation and the way forward, the outlook. Of course, as far as monetary policy is concerned, or issues which are part of the monetary policy, I will not be able to speak much because I don't want to preempt the monetary policy's decision. And also between now and 8th of April, it's still a long way. I think in the remaining, today we are on 20, so in the remaining 17, 18 days, I think many things can change. And today it is very difficult for me to, it is not appropriate for me to say something on monetary policy and then find that the situation changing, and it would be appropriate I leave it for the MPC. So I will not touch upon those issues. So broadly, therefore, I will first touch upon the COVID response of the Reserve Bank. Now, our first effort when the lockdown was introduced, in fact, by the first week of March of 2020, if you recall,
तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास थे जो सीआईए नेशनल काउंसिल में बोल रहे थे इकोनॉमी में जो तमाम तरह के इशू चल रहे हैं, चाहे वो ग्लोबली हो या डोमेस्टिक लेवल पे हो, इस पर बात कर रहे हैं। चलिए अब सीधे लौटते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हम कॉटन की बात कर रहे थे, कॉटन के बाद और वापस से कुछ दर्शकों के सवाल लेंगे क्योंकि उनके सवालों का अंबार लगा हुआ है। कई दर्शकों के सवाल छूट जाते हैं, उनके कंप्लेंट्स भी आते हैं। अरिहंत इस बीच हमारे साथ हैं जोधपुर से। ये हाजिर के कारोबारी है, 20 टन ग्वारगम हाजिर में इनके पास है। जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, रुके या बेच दे। साथ ही हल्दी भी इनके पास हाजिर में है। सचिन जी, हल्दी और ग्वारगम दोनों इनके पास हाजिर में रखे हुए हैं इनके गोडाउन में। क्या करना चाहिए इनको? होल्ड करना चाहिए अभी, आगे बेहतर भाव मिलेंगे या निकल जाए, करंट भाव सही है? जी देखिए, अगर ग्वारगम की हम बात करें तो ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों ही जो है एट प्रेजेंट जो है थोड़ा सा एक दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बट जिस तरीके के फंडामेंटल्स यहाँ पर हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और जिस तरीके से क्रूड के प्राइसेस वापस से हाईज बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ग्वारगम और सीड को दोनों को यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हैं। अगर फ्यूचर के प्राइस के अकॉर्डिंगली मैं बात करूँ तो हमें लगता है कि हायर साइड में एक बार 11,700 12,000 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी फिजिकल्स में प्राइस रहते हैं, वहां पर एक बार पोजीशन से निकला जा सकता है। हल्दी में सर, हल्दी में क्या करें? हल्दी के अंदर भी हमें लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। कुछ टाइम के लिए प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा दायरे में रह सकते हैं। बट अगेन जो है एक डिमांड जो है पॉजिटिव साइड की यहाँ पर लौटती हुई नजर आनी चाहिए। और हल्दी के अंदर जो है हायर साइड में अगर हम बात करें तो एक बार 9,000 9,200 तक के लेवल्स इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करें। और हायर साइड में कोई भी अपसाइड मिलता है 9,000 9,200 के आसपास में फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंगली, तो वहां पर एक बार पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर सवाल पूछ रहे हैं। नवनीत जी, कॉपर पर क्या सलाह देंगे क्रिश को? वेल, लास्ट कुछ दिनों से कॉपर एकदम सीमित दायरों में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और मेरे हिसाब से कॉपर का जो रैली है वो एक बार थोड़ी सी फेड होगी या थोड़ा सा एक बार $10,000 के नीचे जा सकती है। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन रैली का स्ट्रेटेजी रहेगा कॉपर में। और यहाँ से करीब 10 से 12 रुपए का करेक्शन आपको बहुत शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। रमेश है अमरावती से, कॉटन के दाम आगे बढ़ेंगे क्या? सचिन जी। जी बिल्कुल, कॉटन के अंदर जो तेजी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से फंडामेंटल फैक्टर्स यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आईसीए में भी हमने एक अच्छे हाइज बनते हुए देखे हैं। 122 सेंट के आसपास में जहाँ पर एक हर्डल था वो ब्रेक हुआ है और फाइनली प्राइस जो है अपवर्ड साइड में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है डोमेस्टिक मार्केट में भी ये तेजी अभी और कंटिन्यू हो सकती है। हायर साइड में 40,700 41,000 तक के लेवल्स जो है हमें कॉटन में देखने को मिल सकता है। महेश है हैदराबाद से, गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। क्या सलाह देंगे नवनीत जी महेश जी को? वेल, जैसे मैंने बताया कि गोल्ड में आज के कारोबार में थोड़ी सी तेजी का रुख बन सकता है, पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी थोड़ी सी सही रहेगी। तो उसी तरह से मेंटेन करते हुए डिप बाइंग करते चलिए। 51,900 इवेंचुअली 52,500 ये दोनों लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक है मयंक है हरियाणा से, 67,380 67,380 पर चांदी 2 लॉट इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। क्या करना चाहिए सचिन जी इनको? जी बिल्कुल, पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। हमें लगता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना रहेगा। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट करेंगे 67,850 का। उसके स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में वेट कर सकते हैं। हायर साइड आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है एक बार 68,550 68,600 के लेवल्स मिलने चाहिए। तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। दीपराज सक्सेना है, गोल्ड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? सचिन जी, क्या करना चाहिए गोल्ड में इंट्राडे में? गोल्ड भी जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में बुलिश ही नजर आ रहा है। हमें लगता है बाय ऑन डिप्स यहाँ पर रखना चाहिए। बिकॉज आज काफी मॉर्निंग से अगर देखा जाए तो एक टाइट रेंज में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। तो हो सकता है कि इवनिंग सेशन में एक स्लाइटली डाउनसाइड मोमेंटम मिले। 51,300 400 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 51,100 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड हमें लगता है एक बार 51,650 700 तक के टारगेट्स इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। अगले कॉलर पवन है हिसार से, कॉटन केक में क्या आगे तेजी बनी रहेगी? ये नवनीत जी आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन आप तो कॉटन केक ट्रैक करते नहीं हैं। तो ये कॉटन केक के ऊपर तो वही सलाह दे पाएंगे। मैं तो एक्टिवली ट्रैक नहीं करता, तो सॉरी, आई विल नॉट। इसलिए मैंने आपसे एक बार चेक कर लिया। सचिन जी, क्या सलाह देंगे इनको? कॉटन केक में क्या आगे तेजी बनी रहेगी? जी बिल्कुल, मजबूत फंडामेंटल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते हमें लगता है कि कॉटन के अंदर जो तेजी है वो अभी और कंटिन्यू हो सकती है। जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भी मोमेंटम बरकरार है, डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि एक बार 40,700 और 41,000 तक के लेवल्स जो है वो कॉटन में जल्दी देखने को मिलेंगे। और केक में सर, कपास खली में?
कपास खली की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अभी जो है वो रेंज में ट्रेड करता हुआ जो है मार्केट नजर आ रहा है। 3200 के काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है यहाँ पे। जैसे 3200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस को ड्राइव कर सकता है हायर साइड में 3270 और 3300 तक के लिए। तो 3270 3300 तक के इमीडिएट टारगेट जो है 3200 के लेवल जैसे ही ब्रेक होंगे हमें देखने को मिल सकता है। ओके, अगले दर्शक है स्वास्तिक है हरियाणा से। ये नए इन्होंने अभी ट्रेडिंग की शुरुआत नहीं की है, कुछ सलाह चाह रहे हैं नवनीत जी आपसे, कमोडिटी ट्रेड कैसे शुरू करेंगे? वेल, कमोडिटी ट्रेड शुरुआत करने के लिए मेरे हिसाब से 3-4 एवरेज वोलेटिलिटी वाली कमोडिटीज पकड़नी चाहिए, जहां पे वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम है, जहां पे मार्जिन थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, और मिनी कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड करना शुरुआत करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दो ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे मिनी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। तो आप दोनों में, सिंस तेजी का रुख काफी दिनों से चल रहा है, आप दोनों में बाय साइड की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। उसके साथ साथ बेस मेटल में आजकल हलचल काफी ज्यादा है और वोलेटिलिटी काफी हाई है, तो एक बार बेस मेटल को अवॉइड कर सकते हैं। और क्रूड में भी अगर आप इक्विटी सेवी कस्टमर है, जहाँ पे बैंक निफ्टी की आपकी पकड़ ठीक है, तो आप क्रूड में भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पे हलचल ज्यादा है बट अपॉर्चुनिटीज भी उतनी है। तो ये 3 कमोडिटीज पे फिलहाल फोकस करना चाहिए। एग्री कमोडिटीज का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। एग्री कमोडिटीज के लिए मेरे सहयोग आपको कुछ बता सकते। यानी स्वास्तिक जी के लिए सलाह यही है कि आप नए ट्रेडर हैं अगर, तो गोल्ड मिनी सिल्वर मिनी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो आप क्रूड के साथ भी जा सकते हैं। अगर रिस्क कम है लेना चाह रहे हैं तो ऑप्शंस भी आपके पास विकल्प मौजूद है, लेकिन मेटल से अभी दूर रहने की सलाह नवनीत जी आपको दे रहे हैं। शुक्रिया नवनीत जी आपका, सचिन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।